को लेकर के कई महत्वपूर्ण व्याख्यान समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज का यह राष्ट्रीय व्याख्यान भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। मैं मंचस्थ समाजित महानुभावों से निवेदन करता हूं कि वे मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ करें। इस विश्वविद्यालय के कारण स्वागत अभिनंदन। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत अभिनंदन है। माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर SSR नेहरू साहब के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर जीवन सिंह करपाल साहब को या पधारे और माननीय कुलपति प्रोफेसर SSR नेहरू साहब को माल्यार्पण का स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि श्रीमान गवर्नर गुजर साहब के स्वागत के लिए निवेदन है। स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ बहुत सी पीठ के अध्यक्ष श्री उग्रसेन राम साहब को स्वागत करें। श्रीमान उग्रसेन राम साहब के लिए स्वागत के लिए निवेदन है वरद आचार्य जी से या पधारे और बदती से पुनः अनुरोध है कि हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर जीवन सिंह करपाल साहब के भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी अतिथियों का स्वागत वंदन भी है जो कहती है महाजगस्य संसर्ग कस्य न उन्नति कारक, कि महान लोगों का संसर्ग किसकी उन्नति का कारक नहीं बनता। तो आज जो हमारा मंच है वो ऐसे महान लोगों से हम ओतप्रोत हैं। निश्चित ही यह हम सभी के और विश्वविद्यालय की उन्नति का कारक बनेगा। मैं कार्यक्रम को गति देते हुए स्वागत भाषण के निमित्त निवेदन कर रहा हूँ उग्रसेन राव साहब से। मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिनमें कई विभूतियां यहाँ विराजमान हैं और कविराव से जुड़े हुए उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले महानुभाव भी पधारे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर मैं स्मरण करना चाहूंगा राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर को, जिन्होंने इस पवित्र संस्था को खड़ा किया और आज ये सतत आगे बढ़ रही है। और उन्होंने जो शुरुआत की थी कुल संबोधिनी सभा की, वह आज से पुनः प्रारंभ हो रही है। बीच में एक समय निकला था जिसमें उसकी गतिविधियां नहीं हुई थी। उस कुल संबोधिनी सभा में राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और राजस्थान विद्यापीठ कुल के प्रमुख दोनों शामिल है और दोनों का संपूर्ण विद्यापीठ परिवार का यह समारोह है। और इस समारोह में आज हम उन दो नौजवानों को सम्मानित करने जा रहे हैं जो इस देश में इस समय अपने अपने शीर्ष पदों पर इस व्यवस्था में बदलाव के लिए लगातार संघर्षरत हैं।
जिनको सम्मान की कभी आकांक्षा नहीं रहती और न वो पसंद करते हैं, लेकिन आग्रह था और वो यहाँ पधारे, इसलिए मैं उनका शत शत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनको हमेशा धमकियां ही मिलती रही उन लोगों से जो इस व्यवस्था को ठीक से चलने नहीं देते। वीसी साहब का यह सोचना है कि ऐसे व्यक्तित्वों के समर्थन में यदि समाज खड़ा नहीं हुआ तो भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता। कविराम मोहन सिंह की स्मृति में हम 2 आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, एक तो 17 फरवरी को और एक 12 अक्टूबर को। और ये संबोधन हम पहली बार शुरू कर रहे हैं, जो अब प्रत्येक 17 फरवरी को जारी रहेंगे। यह मीडिया के लिए है, और मीडिया के लिए इसलिए है कि उस समय में पोलपात एक शब्द है, वो राजकवि को प्रदर्शित करता है, और वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसा काम था, जो आज के विकसित होता हुआ आज के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय बन गया है, जिसमें 2 पक्ष हैं। एक तो सरकार का पक्ष है और दूसरा ना पक्ष है, जनता का पक्ष है। तो इसमें हमारे दुर्गा नाथ जी स्वर्णकार वो हाँ पक्ष से आते हैं, और पुंडीर साहब एक तरह से ना पक्ष से आते हैं। मैं प्रारंभ करने में इसलिए एक पेरा परिचय के रूप में पुंडीर साहब का पढ़ूंगा। श्री धीरेन्द्र पुंडीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश में खोजी पत्रकारिता के पर्याय बने हुए हैं। आपने दिल्ली के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की इमारत को घूस महल बताते हुए वहां हो रही रिश्वतखोरी का ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसे आज तक न्यूज चैनल पर देखकर देश भर में सनसनी फैल गई थी। भारी भ्रष्टाचार आईने की तरह साफ और सबके सामने था। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को 10 उच्चाधिकारियों सहित 42 कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ा। आपने उत्तर प्रदेश सरकार के एलडीए प्लाट घोटाले का पर्दाफाश किया। यह भ्रष्टाचार चुनाव में भी मुख्य मुद्दा बना, और अब सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता प्रमाण के रूप में अंगद का पांव बना हुआ है। इसी तरह आपने उत्तराखंड सरकार के 5,500 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाले का खुलासा किया, तो मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को त्याग पत्र देना पड़ा। चक दे इंडिया शो के जरिए आपने भारतीय हॉकी फेडरेशन में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो वहां मजबूती से जमे बैठे आईपीएस, केपीएस गिल और ज्योति कुमारन को कुर्सियां छोड़नी पड़ी। ऐसी खबरों का एक लंबा सिलसिला है। श्री पुंडीर ने छोटे पर्दे पर ऐसे दर्जनों घोटालों का पर्दाफाश किया जिनमें बड़े अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत थी। अब तो यह प्रसिद्ध हो गया है कि पुंडीर की अंडरकवर रिपोर्टरों की टीम कभी भी कहीं भी हो सकती है, यहां तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 दिसंबर 1970 को एक मामूली किसान परिवार में जन्मे श्री धीरेन्द्र पुंडीर ने एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ जूलॉजी में एमएससी किया। कुछ समय अध्यापन और फार्मा इंडस्ट्री में कार्य किया। तदुपरांत दिल्ली उच्च विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान प्रिंट मीडिया में टीवी वर्ल्ड पत्रिका और प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में आपने कलम का कौशल दिखाया। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले न्यूज बुलेटिन रोजाना से छोटे पर्दे को प्रतिभा प्रदर्शन का माध्यम बनाया।
जल्दी ही आपको उस समय के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक में अपराध पर आधारित आधे घंटे का प्रथम शो जुर्म शुरू करने का अवसर मिल गया। ये प्रोग्राम जब तक आपने चलाया टीवी की खबरों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बना रहा। इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ओर रुख किया और दृश्य माध्यम में नई जमीन तोड़ी। 11 वर्ष तक आज तक न्यूज चैनल में उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद 2013 में धीरेन्द्र जी ने नए सैटेलाइट न्यूज चैनल न्यूज नेशन में से जुड़े, जहां पिछले 4 साल से सीनियर एडिटर रहते हुए नेशनल ब्यूरो चीफ का चार्ज भी खुद संभाल रहे हैं। सन 2014 में केदारनाथ आपदा के बाद 1 साल बाद घने पहाड़ों में तीर्थ यात्रियों के कंकालों के लावारिश पड़े होने की खबर आपने ब्रेक की और उत्तराखंड सरकार ने इसको झुटलाना चाहा। फिर 50 सदस्यों का खोजी दल बनाकर पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 350 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करवाया। आपका केरल से जैसलमेर के रेतीली धोरों तक कार से 65 दिन में किया गया 20,000 किलोमीटर का मानसूनी सफर घटा के संग संग टीवी दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे। गुजरात चुनाव में की गई आपकी दांडी यात्रा ने भी खूब ध्यान आकर्षित किया। इसमें आपने बताया कि गांधी जी जहां जहां रुके थे, देश में क्रांतिकारी बदलाव के लिए भाषण दिए थे, लोगों से संवाद किया था, वो तमाम ऐतिहासिक स्थल किस बुरी हालत में है। कहीं शवदाह की लकड़ी भरी हुई है तो कहीं कूड़ा घर बना हुआ है। आप पत्रकारों में साहित्य लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। आपका एक काव्य संग्रह जिंदगी के लेंस से 2016 में प्रकाशित हुआ। एक और काव्य संग्रह नींद के रास्ते में तथा एक ललित निबंध संग्रह भी शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। श्री धीरेन्द्र पुंडीर 2 दशक से राजधानी दिल्ली में रहकर व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हुए बदलाव के लिए एक सच्चे भारतीय का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। जनसंचार माध्यमों को लेकर श्री धीरेन्द्र पुंडीर की एक अलग दृष्टि है जो लोकतंत्र के लिए नई दिशाएं उद्घाटित करती है। में जन्मे दुर्गानाथ स्वर्णकार के पिताश्री मध्य प्रदेश शासन में उपखंड अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके लिए वह दिन स्वर्गीय सुख देने वाला बन गया जब बेटा भारत सरकार में भारतीय सूचना सेवा IIS में चयनित हुआ। सेवा काल का 1 दशक पूर्ण होने से पहले ही श्री स्वर्णकार अपनी लगन और कार्यनिष्ठा के बल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी स्टाफ में मीडिया एवं संचार अधिकारी बने, जहां से 2 वर्ष रहने के बाद उन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री PP चौधरी का मीडिया अधिकारी नियुक्त किया गया और वर्तमान में आप केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के सहायक निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। श्री स्वर्णकार ने सागर विश्वविद्यालय से BSc करने के बाद सन 2001 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया स्कूल भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की। आप भारतीय सूचना सेवा के सन 2009 बैच के UPSC टॉपर हैं। श्री स्वर्णकार ने सरकारी और गैर सरकारी जनसंचार माध्यमों में विभिन्न पदों पर और क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है। इसमें निजी क्षेत्र के दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय, जी न्यूज और NDTV शामिल है। सरकारी क्षेत्र में आपने प्रकाशन विभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय और PIB में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है। आपने देश की राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी रहे, जहां आपके पास DAVP प्रमुख कार्यभार था। इसके अलावा आप आकाशवाणी के 3 चैनलों पर प्रस्तोता और उद्घोषक रहे हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लिए लेखन कार्य भी आपने किया है। श्री दुर्गानाथ स्वर्णकार के पत्रकारीय अनुभव में एक खास संतुलन है। आपके अनुभव के दायरे में समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ टीवी और रेडियो डेस्क के साथ रिपोर्टिंग, हिंदी के साथ इंग्लिश मीडिया और प्राइवेट के साथ सरकारी मीडिया समान रूप से शामिल है। शासकीय सेवा के दौरान आपने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित रक्षा संवाददाता का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, जो युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए हर साहसी पत्रकार का एक सपना होता है। पत्रकारिता से जुड़ा होने के कारण मैं इस विषय में भी 2 शब्द कहना चाहूंगा।
पत्रकारिता में ये कहा जाता है कि समाचार पत्र ब्रांड है। जैसे दैनिक भास्कर ब्रांड हो गया, दास्तान पत्रिका ब्रांड हो गया, दैनिक नवज्योति ब्रांड हो गया, या कोई सा भी समाचार प्रातः का ब्रांड हो गया। वस्तुतः ये ब्रांड नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो पाठक समूह बनाते हैं वो ब्रांड है, और उस पाठक समूह को विज्ञापनदाताओं के हाथों बेचा जाता है। ब्रांड वो है, ब्रांड नाम नहीं है। इनके द्वारा बनाया गया पाठक समूह जो है वो ब्रांड है। एक बात तो ये। दूसरा, सरकारी सोच जो है उसमें एक नई थ्योरी आई है कि अधिकृत रूप से इतनी सामग्री दे दो कि अनधिकृत छापने के लिए जगह ही नहीं बचे। तो ये जो बात है, उस बात को मैंने महसूस किया है इसमें रहते हुए। इसके आगे इसका विस्तार इसमें जाने के लिए अब पुटनीर जी और स्वर्णकार जी देखेंगे। बस मेरे को विषय शुरुआत करना था, और आगे मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे और इस सभा में सम्मिलित हुए और इस सभा को सारस्वत सभा बनाया। धन्यवाद। एक प्रसंग याद आ रहा है। वो इस विषय से जुड़ता हुआ भी है। लेकिन उसका स्मरण करना चाहिए। बहुत वर्ष हुए मैं जिस जगह रहता था वहां हैंडपंप सूख गया था। हमारे आसपास के लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी करी, कहा सुना, वो दुरुस्त नहीं हुआ। फिर अखबार के दफ्तर गए, पत्रिका भास्कर में खबर छपी, वो फलां जगह एक हैंडपंप सूख गया है, इत्यादि इत्यादि, 4 लाइन। कोई असर नहीं हुआ। उन दिनों पाइपलाइन नहीं थी हमारी तरफ। एक दिन उग्रसेन आए, मैंने उनसे कहा यार ये तो बड़ा भारी संकट है 1 महीने से जल का। और उसको कहा उस अखबार में दे दिया, उस अखबार में दे दिया, कुछ हुआ ही नहीं। पत्रिका में भी 4 लाइन की खबर आ गई, कोई नहीं हुआ। भास्कर में भी हुआ कुछ। देखते हैं भाई साहब, यूं कह के वो चले गए। फिर ये पूरे नगर में घूमे। इन्होंने वो खबर नहीं बनाई कि इस कॉलोनी में हैंडपंप सूख गया है, ये खबर नहीं बनाई। ये पूरे नगर में घूमे और ये पता लगाया कि इस नगर में कितने हैंडपंप सूख गए हैं। और फिर एक रिपोर्टिंग तैयार करी, स्टोरी। हड़कंप मच गया। दूसरे दिन हैंडपंप ठीक हो गया। ये प्रसंग इसलिए लगा कि पत्रकारिता पर बात हुई और धीरेन्द्र पुंडीर और दुर्गानाथ जी पर भी बात हुई। मुझे लगा मुझे उग्रसेन पर भी बात करनी चाहिए। अभी धीरेन्द्र जी कह रहे थे विश्वसनीयता के सवाल पर, और मैंने उन्हें निवेदन भी किया था। दरअसल जो राइटअप तैयार किया जा रहा है
जो खबर बनाई जा रही है वो जिसके द्वारा भी है, उसके साथ उसके नैतिक मूल्यों का आचरण भी जुड़ा हुआ है। ये किसने लिखी है और वो स्वयं कैसा है, तो खबर प्रभाव डालती है, अन्यथा नहीं डालती। अरे वो तो ऐसा ही, पता नहीं कहां से कुछ ले आया होगा। ये जो विश्वसनीयता है ये व्यक्ति के आचरण से जुड़ी हुई है, ये एक पत्रकार और लेखक के आचरण से जुड़ी हुई है, और ये खुददारी ही उसको एक अलग पहचान बनाती है। आप बहुत ज्यादा आंतरिक विभाजन न करें और मीडिया के इतिहास पर आप दृष्टि डालें और दो भागों पर डाल दें, दो भागों में उसको बांट दें कि एक स्वतंत्रता के पूर्व का मीडिया और एक स्वतंत्रता के बाद का मीडिया। तो आप वो देखें। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप ये एक सीमित अर्थ में मीडिया को न लें। मीडिया कोई केवल एक पत्रकारिता का मीडिया नहीं है। अजात शत्रु यहां बैठे हैं, साहित्य भी एक बड़ा मीडिया है, शिक्षा भी एक बड़ा मीडिया है। मीडिया एक बहुअर्थी शब्द है, जो माध्यम है, जो जनचेतना का माध्यम। यहां चूंकि बात केवल पत्रकारिता को लेकर है, उस मीडिया के प्रसंग में, तो उस मीडिया के प्रसंग में भी बात करें आप, तो आजादी के पहले का जो मीडिया था, जिसमें लोग जेल जाए, वहां से उन्होंने पैम्पलेट लिखे, बाहर फेंके, जो उन दिनों के कवियों ने कविताएं लिखी, ऐसी कविताएं लिखी कि वो जो कुएं से पानी निकालने वाली पनियारीन है गांव गांव में, वो आजादी का गीत गाती थी। उस समय मीडिया एक मिशन था। मैंने अभी कहा भी है, 21वीं शताब्दी में मीडिया एक कारोबार है। वो अब मिशन नहीं है। और अब तो शायद प्रेस को एक उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया है। एक उद्योग है, और उद्योग में तो सब जायज है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में उस वक्त शामिल थे, उनको ये खूब अच्छी तरह मालूम था कि ये मीडिया यदि 200 वर्ष की अंग्रेज हुकूमत की जंजीरों को काट सकता है, तो हमें उखाड़ते इसको क्या देर लगेगी। हम तो यहीं के हैं, हमारी रग से तो ये वाकिफ है। इसलिए उसने सबसे पहले यदि जाल फेंका तो उस मीडिया पर फेंका जिसके आतंक से वो वाकिफ थे, जिसके डर को वो जानते थे कि अंग्रेज इससे थर्राता था। इसलिए कभी उन्होंने उद्योग बनाया, कभी राइटर्स को अपने कैंप में लेने की कोशिश की, यहां तक कि राजनीतिक दलों ने अपने अखबार भी निकाले स्वयं के, जो उनकी ही भाषा और उनकी ही बात करें। मीडिया यहां से भ्रमित हुआ। और धीरेन्द्र जी, ये तो बाजार की शताब्दी है। बाजार दो काम करता है। सबसे पहले तो वो संवेदना को नष्ट करता है, और दूसरा व्यक्ति को स्वकेंद्रित बनाता है। अपने ही बारे में सोच, दूसरे के बारे में मत सोच। इस बाजार की शताब्दी ने मीडिया को भी एक कारोबार बना दिया है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स घराने हैं, बड़े अखबार वालों के घराने हैं, जिनके पास
मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके पास अरबों की संपत्तियां हैं। वो अखबार केवल इसलिए निकालते हैं कि वो उसके साथ साथ दूसरे भी काम करते हैं। वो उनके बिजनेस का आतंक, वो सत्ता पर एक आतंक बनाए रखने के लिए अखबार निकालते हैं। वो एक चैनल चलाते हैं। ये तो आ ही रहा है कि बहुत सारे चैनलों को खरीद लिया गया है। अंबानी चला रहे हैं, कोई दूसरे चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। बस ये यदि बचा हुआ है तो वो उन कुछ लोगों की वजह से बचा हुआ है। धीरेन्द्र पुंडीर की वजह से बचा हुआ है, दुर्गानाथ की वजह से बचा हुआ है, या ऐसे बहुत से कुछ लोगों की वजह से बचा हुआ है जो एक मिशनरी स्पिरिट के साथ पत्रकारिता करते हैं और जिनके प्रति लोगों का विश्वास है। लोग जानते हैं कि ये यदि कोई स्टोरी करेगा तो इसके पीछे इसने अपना। अभी दुर्गानाथ जी कह रहे थे कि इनको बीपी हो गया है, तो मैंने उनको एक कमेंट भी किया था। मैंने कहा दूसरों को बीपी करने के पहले अपने भीतर भी बीपी होना जरूरी है। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी बीपी होने लगे, तब आप दूसरों के बीपी पैदा करने की ताकत रखते हैं। अधिक नहीं कहूंगा, मुझे इन दोनों को ही सुनना है। मैं तो सुनने ही आया था, लेकिन उग्रसेन जी ने और आप लोगों का स्नेह ने यहां बिठा दिया। मैं इस नगर में लिखने पढ़ने वालों की ओर से मित्र धीरेन्द्र पुंडीर और दुर्गानाथ जी का स्वागत करता हूं। कबीरराव मोहन सिंह जी, जिन्होंने एक इतना बड़ा काम किया कि पृथ्वीराज रासो के 1 लाख छंदों में से 5000 छंद, किसी और को यह काम दिया जाता तो शायद कुछ दिनों में भी हो सकता था, लेकिन वो प्रामाणिकता, वो चीज जो उसके लिए चाहिए थी, उन्होंने पूरा जीवन में कहूंगा लगा दिया। जीवन के 40 वर्ष एक ही विषय पर लगाना, इस तरह का समर्पण का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अभी कृष्ण ददीची सर से बात हो रही थी। उदयपुर मैं दूसरी बार आया हूं और मुझे बहुत प्रिय है ये आपका शहर, और मैं इसको अपना शहर भी कहने का साहस और अपनापन रखता हूं। सर ने कहा कि किसी ने बोला कि ये लेक की सिटी है, तो बोले कि मैंने कहा ये क्रैक की भी सिटी है, यहाँ पे क्रैक लोग भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब बड़ा पॉजिटिव था। और मैं उदयपुर की शान में मैं एक शेर ये भी कहूंगा कि इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। मित्रों, उग्रसेन सर ने हालांकि ये कहा कि मुझे सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन जैसा कि आपको अभी जानकारी है जी, मैंने चूंकि सरकार में भी 9 साल काम किया है, प्राइवेट मीडिया में भी 9 साल काम किया है, तो मैं बहुत कम शब्दों में आपको एक समग्र तस्वीर देने की कोशिश करूंगा कि मीडिया और विश्वसनीयता है क्या। सबसे पहले मीडिया की ताकत को एक शेर के माध्यम से समझें। मुझे शेरों से थोड़ा ज्यादा स्नेह है, तो मैं बीच में 2-4 बार शायद ये कोशिश करूंगा। खींचो न कमान न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हमारे पूर्वजों लड़ी, वो जब तोप मुकाबिल थी तो अखबार निकाले गए। लेकिन अब स्वरूप काफी तेजी से बदल रहा है। ये सवाल बार बार आता है कि मीडिया पहले की तरह मिशन नहीं रहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम मीडिया से ही अपेक्षा क्यों रखते हैं? आजादी के 70 साल बाद हम कितने बदले, समाज कितना बदला, बाजारवाद कितना बढ़ा, उसी परिप्रेक्ष्य में हमें मीडिया को देखना चाहिए। मीडिया आज ना तो पूरी तरह से मिशनरी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वो पूरी तरह से एक व्यापार भी नहीं बन सकता। मीडिया में सामाजिक सरोकारों का प्रतिशत निश्चित तौर पर एक संतुलित रहेगा, हमेशा से है, यही मीडिया की शक्ति है।
और ये जो विश्वसनीयता का सवाल है ये सिर्फ मीडिया के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी समाज, पूरी सोसाइटी के संदर्भ में आज है। ये बहस दरअसल बहुत पुरानी है, ये चलती रहेगी। आज जिस समय हम ये बहस कर रहे हैं, दरअसल हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी माननीय धीरेन जी से, तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तब भी एक घबराहट थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज यदि हमने पिछले समय में संचार क्रांति का दौर देखा तो मैं कहूंगा कि 1910 से 1920 का समय स्मार्टफोन क्रांति का समय है, ये सोशल मीडिया की क्रांति का समय है। 2010 की अन्ना के आंदोलन से हम शुरू करें, एक बहुत बड़ा रोल, मैं उन दिनों मिजोरम में था, आइजोल में, और वहां पे सिर्फ आज तक ही आता था, धीरेन जी जब उसमें काम करते थे, और बाकी सोशल मीडिया का सहारा था। मैंने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया ने और निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों को इकट्ठा करने और मोबिलाइज करने का काम किया। उसके बाद निर्भया कांड में भी ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। फिर 2014 के चुनाव की बात करें जिसमें कि सोशल मीडिया ने एक खास तबके को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और अब छोटे से छोटा नेता भी ट्विटर पे, फेसबुक पे आ रहा है, अपनी वेबसाइट बना रहा है। तो ये एक जो नए तरह का मीडिया पैदा हुआ है जिसमें कि हर व्यक्ति पत्रकार है, सबके अपने एजेंडे हैं, सबकी अपने गलत तरह के एजेंडे भी हैं, उन सबको लागू करने की कोशिश हो रही है, और हमारे पास जरूरत से ज्यादा सूचनाएं आ रही हैं। अकल्पनीय विस्तार हमने इस बीच मीडिया का देखा है, और इसमें फेक न्यूज क्या है और सही न्यूज क्या है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगा। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल ने एक हाल फिलहाल में कहा है कि हम सारा इंटरनेट तो संपादित नहीं कर सकते, लेकिन किनारे भी नहीं बैठ सकते। इसलिए बीबीसी ने एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि कौन सी खबर सही है और नहीं है, और उसका भंडाफोड़ भी करेगी। ये काम फेसबुक भी शुरू करने जा रहा है, और हमारे देश में भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो लोगों को बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, मीडिया को नए तरह के मीडिया से मिल रही है, सोशल मीडिया से मिल रही है। और मैं आपको मीडिया की विश्वसनीयता कायम है और क्यों जरूरी है, इसके 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं अपने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रेडियो और दूरदर्शन की बात करूं, निश्चित तौर पर सरकारी मीडिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की है, मुख्यतः पॉजिटिव खबरें दिखाने की है, आपको जनता को मोटिवेट करने की भी है। रेडियो से आज भी लोग समय मिलाते हैं। यदि 2 सेकंड भी रेडियो का बुलेटिन लेट हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम खबरों को तेजी से दिखाने में भरोसा नहीं करते, हम खबरों को सही दिखाने में यकीन करते हैं। खासकर चुनाव के समय जब एक चैनल कुछ चलाता है, दूसरा कुछ चलाता है, वेबसाइट कुछ और चला रही होती है, तो अक्सर लोग दूरदर्शन और रेडियो की तरफ मुखातिब होते हैं कि यार सरकारी चैनल क्या बता रहा है। जब तक वहां खबर नहीं आई आप थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं यार कि मामला ठीक है या नहीं है, लेकिन जब हमने दिखाया दैट मीन्स इट इज करेक्ट। तो हम उस टीआरपी की दौड़ में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए विश्वसनीयता सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह कुछ चैनल्स की टैगलाइन यदि आप ले लें, ये अपने आप में बताती है कि किसी भी कीमत पे सच दिखाना और विश्वसनीय बने रहना ही मीडिया का प्राण तत्व है। मैं चैनलों के नाम नहीं दूंगा, खबर हर कीमत पर, जुबां पे सच, दिल में इंडिया, जर्नलिज्म ऑफ करेज, सच सबसे पहले। और आदरणीय पुंडीर जी की विशेषज्ञता जिस तरह की पत्रकारिता में है, खोजी पत्रकारिता, जो कि एक सबसे रिस्की जॉब है पत्रकार का, इस तरह के काम ही मीडिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि मीडिया चाहे चैनल हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे अखबार हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है। जो शहर में हुआ, जहां फीता कटा, जहां दीवार गिरी, जैसे आज सिलेंडर ब्लास्ट की खबर मैं सुबह पढ़ रहा था, ये तो सामान्य खबरें हैं, लेकिन भविष्य दृष्टि, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए,
क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये बता पाने में जो मीडिया संस्थान जितना सफल है वो उतना ही विश्वसनीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहस भले ही ये तो चलते रहने वाली है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि मीडिया पूरी तरह से अब विश्वसनीय हो चुका है, हम ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि हमने कोई चीज हासिल कर ली। लेकिन यदि हम तटस्थता, वस्तुपरकता के साथ काम करें तो मीडिया की विश्वसनीयता निश्चित तौर पे बनी रहने वाली है। और इसके अलावा मुझे लगता है सर मेरा समय हो गया है। नहीं आप जी। तो अच्छा, सरकार की बात आपने कही। एक अब हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मैं चूंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर हूं, हमारा काम है योजनाएं मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाना। सरकार क्या कर रही है आपके हित के लिए, कौन सी योजनाएं अच्छी हैं, हमने क्या वादे किए थे, यानी सरकार ने हम कहां तक पहुंचे। एज अ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैं कई बार जो मीडिया को खबर देता हूं, या हमारा सिस्टम जो खबर देता है, निश्चित तौर पे हर सरकार के हर लक्ष्य में, हर रिजल्ट में कुछ कमियां रहती हैं। हम यदि 100 का आंकड़ा मान के चलते हैं तो हम 80 तक पहुंचते हैं, हम 90 तक पहुंचते हैं। लेकिन होता यह है, पता नहीं ये क्या एक विडंबना है कि वो जो आपने 10 नहीं किया, वो जो 1 लाख टॉयलेट में से 2 गिर गए, 2 की छत गिर गई, फोकस वहां होता है। तो ये एक जो जैसे एक कहावत है कि यदि कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। एक और चीज हम कहते हैं कि गुड न्यूज इज नो न्यूज, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो ये जो मानसिकता है, ये जो चीज है, एक सरकारी ब्रॉडकास्टर के नाते परेशान करने वाली होती है। हमारी कोशिश हमेशा होती है कि हम चाय पे बुलाएं, समझाएं, हमारी भी नौकरी बची रहे, आपकी भी नौकरी चलती रहे। तो ये इस माध्यम से निवेदन भी है कि सबका काम चलते रहना चाहिए। लेकिन इन चीजों से भी हमें कंस्ट्रक्टिव, पहले जैसे आजादी की पत्रकारिता वो बेसिकली मुहिम इसलिए थी क्योंकि हमें जो भी है वो पॉजिटिव दिखाना है, देश को कुल मिला के देश को आगे ले जाना है। लेकिन अब ये है कि हमें वो दिखाना है जो कि गलत है। और इस आपाधापी में हम खबरों को गहराई से समझना, धैर्य से सुनना, स्लो न्यूज की दुनिया से बाहर आ गए हैं। 2005 में जब मैं जी न्यूज में था तो हमने एक शुरू किया था टॉप 10, खबर टॉप 10 तब, और मैं उस पहली टीम का सदस्य भी था। तब हमें नहीं पता था कि हम इतने बेचैन हो जाएंगे। तब वो 10 मिनट में हम 10 खबरें दिखाते थे, फिर उसको घटा के 8 मिनट किया। अब तो साहब 5 मिनट 50 खबरें, 10 मिनट 200 खबरें, मतलब खबर शुरू होने के पहले खत्म हो जाती है। और इस चक्कर में इतना दबाव है मीडिया पे कि बीपी जिसका यदि ठीक है तो समझ लीजिए उसकी नौकरी जानी है। मीडिया की नौकरी में आप कैसे बिना बीपी के, गड़बड़ बीपी के काम कर रहे हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग। ये हो गया। एक और दबाव जिससे ईश्वरी कृपा से मैं उससे पहले बाहर आ गया, मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म। पहले एक गाड़ी होती थी, एक ड्राइवर होगा, एक बंदा सिर्फ आपका ट्राइपॉड उठाएगा जिसपे कैमरा होता है, एक कैमरामैन होगा, एक रिपोर्टर होगा, हो सकता है एक आध और भी हो। अब वो अकेला व्यक्ति, चाहे वो जैसे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी, बराए मेहरबानी उसको एक गाड़ी दे दी जाएगी, उसको ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगाना है, खुद ही माइक पकड़ना है, खुद ही पीस टू कैमरा पीटीसी करनी है, खुद ही खबर निकालनी है। इस चक्कर में, इस सबसे पहले बने रहने की होड़ में खबरों की क्वालिटी, खबरों की विश्वसनीयता, उनको क्रॉस चेक करने की जो प्रवृत्ति जो खासकर प्रिंट के समय में होती थी, आज भी मैं इसलिए कहता हूं कि प्रिंट सबसे विश्वसनीय मीडिया है, जो कि आपके पास समय होता है। ये दबाव हमारे जीवन में हर जगह है, समय का दबाव, और यही मीडिया पर भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जो ऑडियंस है उसको भी थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा। सीरियस खबरों को हम जितनी तवज्जो देंगे उतना हम ज्यादा विश्वसनीय खबरें देख पाएंगे। और मुझे यकीन है कि
आने वाले समय में हम जितना तालमेल इस नई टेक्नोलॉजी के साथ बना पाए, विश्वसनीयता उतनी बढ़ेगी। और मैं आखिरी में जानिसार अख्तर साहब के शेर की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कदम बढ़ाओ के रोशन करें नई राहें, कदम बढ़ाओ के रोशन करें नई राहें, कहां तलाश करें हम निशान मिटाए हुए, तसव्वुरात जवां हैं अभी मेरे अख्तर, मेरी नजर में सितारे हैं झिलमिलाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत में निकला कि शहर में खास क्या है। मैं यहीं से शुरू करता हूं। मैं पत्रकार हूं तो मैं सीधा, कोई मेरे पास लिखा हुआ नहीं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था, दुर्गानाथ जी से रात में बात कर रहा था कि यार ये तो यूनिवर्सिटी है और वहां तो सब लोग जानते हैं, मैं तो पीटीसी करके निकल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि टीवी पे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, यहाँ तो सब मेरे सामने है। तो उसी तरह मैंने कहा कि ये एक ऐसा शहर है जिसके लिए मैं इसलिए इज्जत नहीं कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी लेक हैं, उसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसलिए मुझे इस शहर से इज्जत नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत शहर देखे हैं। मैं शहर की इज्जत इसलिए कर रहा हूँ, इसने शीश गंवा के शीश रखना सीखा है। इस शहर ने शीश दिए हैं और शीश रखे हैं। मैं उस रास्ते से आता हूँ जहाँ हम लोगों ने शीश रखे हैं लेकिन गंवा दिए। हम लोगों ने देखा इस शहर को, तो मैं शहर के तमाम लोगों की इज्जत करता हूँ और उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को विश्वसनीय रखा है, इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूं। अब मैं वापस आता हूं। मुझे कवि राय मोहन सिंह स्मृति जो है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ नाम पढ़ा और मैं यहाँ आ गया, क्योंकि जिस चीज को मेरा दिल स्वीकार नहीं करता है मैं उसको कभी मानता नहीं। इतने साल तक मेरी रीढ़ में दर्द होता है तो इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि रीढ़ को सीधी रख सकूं। इसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए मैं दिल से ये कह रहा हूं, जब मैंने सुना कि पृथ्वीराज राठौर को किस तरह से उन्होंने ढूंढा, उसमें से जनार्दन राय जी नागर साहब का जिस तरह जिक्र हुआ 1937 में, उन्होंने वो विजन देखा कि रात में पढ़ाएंगे, और मैंने सरकार के माध्यम से अब सीखा कि मोदी जी कह रहे हैं रात में भी पढ़ाना है, ये सब चीजें या नई चीजें। तो विजन एक बड़ी चीज होती है जो रास्तों से आगे निकल के लेके जाता है और वो डिफरेंस करता है। हर आदमी में डिफरेंस करता है। मैं सर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ना, ठीक है। तो वो पृथ्वीराज रासो या कोई भी ग्रंथ जिससे आप अपने इतिहास का रास्ता खोजते हैं, और शायद आज सबसे ज्यादा बहस अगर किसी चीज पर इस देश में है जिसको लेकर सबसे ज्यादा खाइयां खोदी हुई हैं लोगों में, तो वो इतिहास है। ऐसे में कोई शख्स अपने 65 साल की जिंदगी में 40 साल सिर्फ एक चीज को रचने में लगा दे, तो आप उसकी धुन को सिर्फ सैल्यूट कर सकते हैं, सिर्फ सूट कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। क्योंकि मैं धीरेन्द्र पुंडीर तो एक खबर पे 15 दिन भी नहीं लगाता हूं, मैं लौट आता हूं। 15 दिन में मुझे सब करना है, मुझे 3 मिनट में 100 खबरें दिखानी है, और एक शख्स ने सिर्फ 40 साल में एक दूसरा काम, मतलब वो उनका लिखा हुआ नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको नया रचा, उन्होंने आपको दिया और आपके शहर ने इस पूरे देश को दिया। इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं और यहीं से शुरू करता हूं कि आखिर विश्वसनीयता क्या है। मैं लिखे को पढ़ूं या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। क्यों यहां उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही, मतलब व्याख्यान है, क्यों मुझे हुसैन राव सर का फोन आता है और क्यों मैं हाँ कर देता हूं। ये बहुत करीब का रिश्ता, ऐसे मैं नहीं जाता हूं, सर को मालूम, कहीं नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं मेरी खबरों में सब कह देता हूं, मेरे पास कुछ बचता नहीं। कश्मीर कवर कर रहा था, बाढ़ का दम, और हम लोग पंधा चौक पे पहुंचे। मेरे कैमरामैन ने कैमरा शूट किया ऊपर की तरफ, और मैं उसको समझा चुका था कि तुमको सरकारी मदद दिखाते हुए शूट नहीं करना है। लेकिन कैमरामैन, वीडियो जर्नलिस्ट हम लोग बोलते हैं, कैमरा उनको शूट अच्छा लगता है तो वो कैमरा निकाल देते हैं। उन्होंने निकाला और अचानक वो भीड़ जो अभी तक सरकार के फेंके गए आटे को उठा रही थी, उसने लाठियां उठाई और मेरे कैमरामैन को मारना शुरू कर दी। मुझे लगा ये क्या हुआ, और मैं आगे जाके एकदम ऐसे अड़ गया, तो उनमें से 1-2 ने मारा, तो जिसमें मेरा लेफ्ट 9th and 10th रिब टूट गया। वो अलग हो गया, लेकिन मैं बचाया। और हम दोनों जब वहां से गाड़ी में बैठ गए और मैं होटल आया तो मैं हंसने लगा, और बहुत देर तक वो और मैं हंसते रहे दर्द के बीच में। क्योंकि जब मैं चला था, हम इसलिए हंस रहे थे, हम पागल नहीं थे। जब मैं दिल्ली से चला था तो मैंने कहा था कि 3 दिन के बाद तुम पिटना शुरू करोगे, क्योंकि 3 दिन के बाद
यहाँ दिल्ली में बैठे हुए एंकर ये भूल जाएंगे कि उनके रिपोर्टर वहां हैं और एंकरों का काम दिल्ली में और रिपोर्टर जमीन पे पिटेगा। ये रिश्ता है विश्वसनीयता का, क्योंकि जो उदयपुर का रिपोर्टर करेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और जो मैं करूंगा उसका प्रसाद यहाँ उसको मिलेगा। ये मीडिया का रिश्ता है विश्वसनीयता का। और किसी धंधे में और किसी ब्रांड में ये हो सकता है कि वो जो दिल्ली में बैठी हुई कंपनी कर रही है यहां शायद उसका इतना फर्क ना पड़े, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर अगर मेघालय में रिपोर्टिंग कर रहा है तो भी उदयपुर के किसी, जो हम लोग अंशकालिक संवाददाता कहते हैं, ये कोई सम्मान वो नहीं है, लेकिन मैं उनको मेरे सहयोगी पत्रकार कहता हूं, उसका किया गई एक छोटी सी खबर मुझे वहां असर डाल देगी और वहां जिसके आगे मैं माइक लगाऊंगा वो कहेगा ये झूठे हैं, अभी उदयपुर में ये किया है। ये रिश्ता है विश्वसनीयता का। टीवी जर्नलिज्म या जनसंचार के माध्यमों की बात करते हैं। अब हम लोग वापस जाते हैं विश्वसनीयता। दरअसल हम जिस वक्त में ये बात कर रहे हैं, शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ने और खासतौर से हिंदुस्तान ने इससे पहले इतनी तेजी से बदलाव नहीं देखे। 16वीं सेंचुरी में पहली बार प्रेस इन्वेंट होती है, गुटेनबर्ग, पहली बार आप प्रेस को देखते हैं, छपे हुए शब्दों को देखते हैं जो एक साथ निकाल देता है। फिर उसके बाद अगले 100 सालों में आप हजारों लाखों छपते हुए देखते हैं प्रेसेस। उसके बाद आप एक फ्यूचर शॉक के तौर पर एल्विन टफलर को पढ़ते हैं जो कहते हैं कि आने वाली चीजों से कैसे आप शॉक में होंगे क्योंकि नई चीजें होंगी। और आज वक्त इतनी तेजी से बदला कि हिंदुस्तान में हम लोग इतने तेजी से बदलते हुए वक्त के बारे में कभी सुने नहीं थे, क्योंकि हमने सुना था कि कड़ियां बदलने में घर की टूटी हुई पीढ़ियां गुजरती हैं। यहां तो आंख के सामने, मैं घर तक पहुंच नहीं रहा हूं कि एक व्हाट्सएप आया और पूरा शहर जल गया। ऐसे शहर में, ऐसे वक्त में हमको कई बार एज ए जर्नलिस्ट चौंक जाना पड़ता है। हम लोग ऐसे वक्त में हैं, बदलते हुए वक्त में हैं, क्योंकि बदलाव जिसने पूरी जिंदगी पत्रकारिता में गुजारी हो, चाहे वो उग्रसेन सर जैसे लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि रास्ता किधर जा रहा है, ये रास्ता किधर है, इसका अंतिम मंजिल क्या होगी, ये कहां तक जाके रुकेगा, कोई नहीं जानता है। और जब आप कभी अज्ञात की तरफ जाते हैं तो वो हमेशा आपको डराता है, वो सजग करता है। तो इसीलिए विश्वसनीयता का जब सवाल होता है तो मैं सबसे पहले अपने से पूछता हूं कि क्या मैं डर रहा हूं सवालों से, सवालों के सामने जाने से। एज ए पत्रकार मुझे डरना चाहिए। जब बात हुई, जैसे स्वर्णकार जी ने कहा कि मैंने कहा कि जब मैंने मेरा सवाल खुद से किया कि ये डर क्यों रहे हैं, तो फिर याद आया कि अरे जब प्रिंट में थे हम लोग, प्रिंट शुरू हुआ था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक में जब शुरू हुआ था मैं तभी आया था, तो कुछ समय प्रिंट में था, लेकिन मैं उस समय बात करता था लोगों से, लोग कहते थे कि टीवी खराब कर रहा है, ये पत्रकारिता को नैतिक तौर पर भ्रष्ट कर देगा। तो मुझे लगता था यार ये क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बदलाव को आसानी से एडेप्ट ना करने वाली सोसाइटी हैं। हमने सालों से, हजारों सालों से संवाद नहीं किया है, एक दूसरे के साथ संवाद नहीं किया, हम एकालाप के आदी रहे हैं। लेकिन जनता ने इस दौरान क्या किया, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ इसलिए जाता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो आज हूं उसके पीछे 2000 साल की यात्रा होगी या 5000 साल का यात्रा में मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। जिंदगी भी यात्रा है, पत्रकारिता भी यात्रा है। तो उसमें मैंने ये सोचा कि फिर ये कैसे संभव हुआ, डर क्यों है, डर क्यों रहे हैं आप। तो हो क्या रहा था कि प्रिंट आने तक, वैसे इसको ऐसे देखना चाहिए जिसको शुरुआत किया था उग्रसेन राय सर ने कि पोल पोट, उन्होंने जो बताया कि बीच का संवाद। तो अगर आप इसको, मैं छोटा सा समय लूंगा कि अगर आप इसको, हम लोग हिस्ट्री से देखते हैं, हम लोग श्रुति परंपरा के लोग हैं, हम लोगों ने दुनिया में सबसे पहले वेदों को सुना, लेकिन वेदों की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें आपको राजधर्म को निभाने के लिए बाकायदा वो चेताते हैं। यानी वो कवि हैं, वेदवाणी ईश्वर वाणी मानते हैं, लेकिन मैं एज ए पत्रकार उसको कह रहा हूं कि जिसने वो लिखा वो ये जानता है कि राजधर्म क्या है और जनता का धर्म क्या है। यानी वो कवि ये भाग्य ये निभा रहा था करते हुए कि उसको दोनों के बीच संवाद का रास्ता अख्तियार करना है, वो संवाद है। तो यहां से शुरू हुई एक परंपरा, उसके बाद हम उसको देखते हैं कवियों को हम फिर भाटों में, चारणों में बदलते हुए देखते हैं, तो जनता यकीन खो देती है। जनता यकीन खोती है तो फिर सिस्टम बदल जाता है। मैं जन सरोकार पढ़ता हूं जब भी, तो मैं उन पत्रकारों से पूछता हूं कि यार तुम जनता को बचा रहे हो क्या, इतने बड़े हो गए, पत्रकार इतना बड़ा है, इमरजेंसी में तो नहीं बचा पाए थे, इमरजेंसी में तो तुमने घुटने टेक दिए थे, जमीन से चले गए थे, लेकिन लोगों ने लोकतंत्र बचा लिया।
ये लोगों ने बचाया लोकतंत्र। इसका मतलब है कि लोग पहले हैं, मेरा धंधा बाद में। मैं मेरे धंधे की बात करूंगा। मैं हमेशा हर चीज को अपने अंदर खोजता हूं। मैं कभी पॉलिटिशियन पे नहीं जाता हूं। मैं कहता हूं उस जर्नलिस्ट ने उस समय क्या किया था जब उसने वो खबर गलत चलाई थी? आपने क्या किया एज ए रिपोर्टर? धीरेन्द्र पुंडीर, आपने कब क्या किया जब वाइफ स्वैपिंग की खबरों के साथ एक चैनल ने आरुषि के मां बाप को कातिल करार दिया? तब धीरेन्द्र पुंडीर आपका आत्मानुशासन कहां था? विश्वसनीयता तब खराब होती है। विश्वसनीयता इन सब चीजों से खराब नहीं होती जिससे हम डर रहे हैं। जर्नलिस्ट विश्वसनीय होगा तो वो अपनी नौकरी नहीं, अपने धंधे को बचाएगा। क्योंकि चारण और भाट चले गए, उसके बाद फिर जर्नलिज्म आया। जर्नलिज्म ने लोगों को बताया कि मैं तुम्हारी समस्याएं वहां दे रहा हूं। लोगों ने उस पर यकीन किया। गांव में दो आदमी झगड़ रहे थे और उनके बीच में अचानक एक ने कहा कि नहीं मैं सही कह रहा हूं। उसने कहा भाई क्यों कह रहे हो सही? कहले अखबार में छपा है। और वो शांत हो गया। दूसरा उसने मान लिया। अखबार में छपे हुए शब्द की कीमत इतनी कि एक अनपढ़ आदमी दो झगड़ते हुए मान रहा है। इसके लिए कितना अर्जित किया होगा? चित्तौड़ को अगर मैं नमस्कार कर रहा हूं तो इसके लिए चित्तौड़ ने कितने बलिदान दिए होंगे? तो पत्रकारिता ने कितने बलिदान दिए होंगे? ये अंदाज लगाइए। चांद का फांसी अंक याद कीजिए। हर एक रिपोर्टर नहीं जिसके घर में वो अंक मिल गया उसको फांसी पे टांग दिया गया था। वो आजादी की लड़ाई में पत्रकार थे। विष्णुराव पराड़कर, गांधी जी, इन तमाम लोगों को हमने देखा। पत्रकारिता ऐसे हुई। तो उसने क्या किया? उसने एक विश्वास अर्जित किया। उस विश्वास के अर्जित करने पे धीरेन्द्र पुंडीर ने अपनी नौकरी शुरू की। यानी मैं ऐसे पूर्वजों से होके आया जिन्होंने एक शानदार हवेली मुझे दी थी, है ना। मैं निकला, मैं उनके विश्वास के साथ आप तक पहुंचा। अब कहीं अगर विश्वास जा रहा है तो मुझे मेरे अंदर देखना है। हवेली तो शानदार थी, हवेली तो शानदार थी, विरासत भी अच्छी थी। धीरेन्द्र पुंडीर कुछ तो तुमने किया है, कुछ तो गलत किए होंगे। तो मुझे लगता है विश्वसनीयता की जब भी बात होती है, खासतौर से जब भी बाहर से आती है, तो हमको डोडो नहीं बनना है, शुतुरमुर्ग नहीं बनना है। हमें अपने से सवाल करना है कि यार इनका विश्वास क्यों टूटा। अभी मैं जस्ट लौटा हूं परसों रात नागालैंड से। और जानते हैं मानिक सरकार के बारे में आप सब लोग जानते हैं? मानिक सरकार के बारे में जानते हैं? मतलब मैं डायलॉग करता हूं तो मैं एक दूसरे के साथ हमेशा और फिर वापस बोल रहा हूं, वापस मेरा हिस्सा होगा जो मैं बोलूंगा वो इसी तरह फैक्स में प्रिंट पे मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मैं लिखता नहीं हूं तो मैं प्रो ही बोलता हूं। ये बात ये हो रही थी कि अचानक हम डर क्यों गए? विश्वसनीयता का सवाल कहां से खड़ा हो गया? क्योंकि प्रिंट में उग्रसेन राव जी ने एक खबर गलत छाप दी और आपको मालूम है ये खबर गलत है। आपने एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि आप कहां लिखेंगे? अखबार तो मेरा, आप क्या करेंगे मेरा? आप तो पत्रकार नहीं। तो आपने एक चिट्ठी लिख दी कि सर ये इस प्रमाण है और ये गलत खबर है। मैं एडिटर हूं उनका, मैं तो उनका शिष्य भी हूं, मैं नहीं छापता, जाइए। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपने कुछ नहीं किया, सालों तक आपने कुछ नहीं किया, आपने दशकों तक कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर टीवी आता है। टीवी से कौन डरा? टीवी से प्रिंट डर गए, टीवी से आम आदमी नहीं डरा। आप ये सोचिए कभी ये क्या संभव था कि प्रिंट में ये खबर छपती कि सांसदों ने पैसे लिए? तो क्या सांसद, आपको लगता है उनकी सांसदी छीनी सकती थी क्या? हो सकता था क्या ये कदम? लेकिन टीवी पे आपने देखा वो 11 के 11 सांसद ने। ऐसा कभी नहीं हुआ, सोचा ही नहीं जा सकता था। इंडियन डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा चेंज है, आपको पता नहीं, लेकिन मैं आज भी फील करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अरे 11 सांसद हमने ऐसे निपटा दिए। ये जर्नलिज्म की ताकत थी जो हमने आइज की और प्रिंट को लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे थे। टीवी पे हम लोग दिखा रहे थे। अब टीवी में क्या हुआ? टीवी में हुआ कि टीवी में भी मोनोलॉग है, बस धीरेन्द्र पुंडीर बोले जा रहे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं। कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? फिर मैं हो गया, और जैसे ही मैं हुआ मैंने अपने आप को एरोगेंट बना लिया, और फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने समाज की नजरों में यकीन खोना शुरू कर दिया। अचानक बकरा तांगा खींचने लगा, अचानक बकरा सिगरेट पीने लगा, ये खबरें आने लगी, भूत महल हो गया। ये क्या हुआ? क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि आपकी कोई ताकत नहीं है, और ये गलत था, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी गलतियों पे भी आपको माफ करते हैं, लेकिन इंतजार के बाद आपको बदल देते हैं। और अचानक सोशल मीडिया आ गया। अब धीरेन्द्र पुंडीर ने एक गलत खबर दिखाई
और 5000 ट्वीट के साथ सबूत के साथ आ गया कि आप झूठे हैं। तो डर किसको हुआ? अब बताइए डर का हुआ? डरा धीरेन्द्र पुंडीर, डरा वो मीडिया जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा धंधा जाता दिख रहा है। बहुत सारी सवाल है, बहुत सारा ये ऐसा इशू है जो हर पत्रकार के दिल से छूता है। वो बोलना शुरू करे तो 3 दिन बोल सकता है, मैं यही स्टेज से नहीं उतरूंगा 4 दिन तक, मैं बोलता रहूंगा। लेकिन सवाल है कि इन सब के बाद सोसाइटी को क्या मिल रहा है? नए मीडिया के आने के साथ ये जरूर है, आपको ये सोचना होगा, एक क्लियर डिफरेंशिएशन जो आज तक नहीं कर पाया मीडिया और ना ही आदमी, कि हम 1947 से पहले और 1947 के बाद एक जैसे नहीं हो सकते। एक मिशन पत्रकारिता नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं दूसरे चैनल में जाता हूं तो मैं डील करता हूं कि मुझे कितनी सैलरी दोगे। क्यों? अगर ये मिशन है तो मुझे क्या जरूरत है ये पूछने की? मैं क्यों पूछूंगा आप मुझे गाड़ी क्यों नहीं देंगे? इसका मतलब ये मिशन तो नहीं है। लेकिन ये धंधा दूसरे धंधों से भी अलग है, क्योंकि इसमें मेरी जिम्मेदारी आपसे तय होती है। और ये तमाम लोग जानते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे कि बीच में ऐसे कई अखबार आए जो आपको रोड पे, सड़क पे फ्री मिलते थे, याद कीजिए। लेकिन चूंकि विश्वसनीयता नहीं थी इसलिए वो बंद हो गए। कई टीवी चैनल ऐसे आए जिनके मालिकान को लेकर बहुत सारे शक थे और वो बंद हो गए। इसका मतलब करेक्टिव मेजर्स हैं। हम लोग विश्वसनीयता की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब जो लौट आया है पत्रकारिता में, हम जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिभा पे हमको भी शक है और हम खुद डर गए। हम लोगों को लगता है कि यार ये मानिक सरकार, सॉरी मैं वापस जाता हूं, मानिक सरकार सीएम त्रिपुरा है, जानते होंगे आप सब लोग, नहीं जानते? कुछ लोग जानते हैं? नहीं। मानिक सरकार के बारे में एक खबर छपी थी अभी कुछ दिन पहले, उनमें कहा गया कि वो साइकिल से चलते हैं। किससे? साइकिल से चलते हैं। मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से लगातार, 20 साल होने जा रहे हैं, 1998। वो साइकिल से चलते हैं, किराए के घर में रहते हैं और अक्सर सब्जी लेने जाते हैं। देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, वो डाटा में था। मैं चला गया अभी त्रिपुरा में लास्ट वीक, वो मैं जाने के बाद मैंने कहा यार मेरी नजर में और कुछ नहीं था। जब ऑफिस में डिस्कस हुआ कि क्या खबर करोगे, मैं कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए कुछ भी है आप लोग, तो उन्होंने पूछा आप खबर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा खबर क्या करना है यार, जाती एक मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लूंगा जो सड़क का आदमी है। धीरेन्द्र पुंडीर के पास कार है, मेरे पास घर है, उसके पास नहीं है, तो बड़ी चीज है। और धीरेन्द्र पुंडीर पहुंच गए। और जब मैं उसके घर जाने लगा तो मैंने पत्रकार से सीनियर, मेरी एक आदत है मैं जाके सीनियर जर्नलिस्ट से जरूर मिलता हूं। मुझे लगता है वो मेरे घर के बुजुर्ग हैं, उनसे सीखना है, मुझे उनसे सीखना है। उन्होंने क्या दिया और मुझे दे देंगे, वो अपनी सोच मुझे दे देंगे। तो मैं सोच लेता हूं मैंने उनसे कुछ चुरा लिया, कुछ ले लिया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर मुझे वहां जाना है, मानिक सरकार के घर जाना है, उनका किराए वाला घर देखना है। वो बहुत जोर से हंसने लगे, कह रहे ये कहां से हो? दिल्ली से हो ना? हमने कहा, कहने लगे दिल्ली ऊंचा सुनती है। हमने क्या मतलब? कहने लगे नहीं वो किराए के घर में मुख्यमंत्री आवास में रहता है यार। तो हमने कहा सर फिर साइकिल पर सब्जी लेते हुए शूट कर लूंगा। तो उसने कहा नहीं वो कभी साइकिल में नहीं जाता, वो तो मुख्यमंत्री कार से जाता है, कारकेड में जाता है। मैंने कहा यार ये या तो इनमें गड़बड़ है या मेरे में गड़बड़ है। अब आप जरा बताओ इसमें गलती किसकी है? विश्वसनीयता की बात बताओ मुझे। वो कौन पत्रकार है जो इस तरह की खबर छाप रहे हैं भाई? और आप गाली किसको दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं कि लोगों को कि ये हमको विश्वसनीय नहीं मान रहे। भाई वो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, वो बहुत सज्जन मुख्यमंत्री है, बहुत सादगी पसंद है, मैं ये जानता हूं। लेकिन वो ना साइकिल से चलते हैं, ना सब्जी लेने जाते हैं, और उनकी जिस सड़क पे है उस सड़क पे पूरा बैरिकेड है। मैं पीआईबी पत्रकार हूं, पीआईबी पत्रकार का मतलब वो जानते हैं, मुझे सिक्योरिटी चेक करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पीएम के प्रोग्रामों में भी जाने का राइट किया हुआ है, और मुझे उस सड़क पे जाने नहीं दिया गया। वो सड़क बंद है, उस सड़क पे आम आदमी जा नहीं सकता है, कोई पत्रकार नहीं जा सकता है। मैंने कहा सर मुझे वहां जाके सिर्फ एक वॉक थ्रू करना है। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। अब इसमें दो नैरेटिव है, मैं कोई पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं कर रहा, एज ए पत्रकार बात कर रहा हूं, आपसे सीधा बात कर रहा हूं। आप ये सोचिए वो नैरेटिव किसका दिया हुआ है, वो कौन जर्नलिस्ट है? तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं मुझे डर होना चाहिए? विश्वसनीयता का मतलब है कि मैं मेरे पे खड़ा रहूं, और जब तक मैं मेरे पे खड़ा रहूंगा मुझे किसी से डर नहीं है। मैं जानता हूं मैंने जो खबर की मुझे पता है, आप आइए 50 बार आपसे बात करूंगा ना, आप कहेंगे कि नहीं धीरेन्द्र पुंडीर आप झूठ बोल रहे हो।
उस रोड का नाम मार्क्स एंगल्स रोड है, उसका फोटो खींच के उन अधिकारियों के साथ मेरे नेट पे पड़ा है, जाइए फेसबुक पे देख लीजिए, जिसको गलत साबित करना कर दीजिए। मुझे किसी से डर नहीं, मैं नहीं डरता। हाँ, अब मैं कई जगह डरता भी हूं, क्योंकि अगर चैनल की लाइन कुछ और है तब मैं क्या करूंगा? तो मैंने रास्ता बदल लिया। अगर चैनल को नहीं दिखाना इन्वेस्टिगेशन तो मैं एक और दूसरा काम करूंगा, मैं आपकी जिंदगी के अंदर चला जाऊंगा और मैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कर लूंगा। जब मैं दांडी यात्रा में गया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस शायद ये हो, वरना मैं बोलने के लिए अलग लिखा हुआ बोलूं, लेकिन वो नहीं मैं कह रहा हूं। दांडी यात्रा में जब मैंने पूछा, पूरा इलेक्शन मैंने कवर किया, तो सब लोग पूछ रहे थे कि यार अभी कि क्या करोगे? सब लोग तो जाते हैं, नेताओं का माइक अड़ाया, एक विपक्ष ले लिया, एक पक्ष ले लिया, उसने उसको कोस दिया, उसने उसको कह दिया, और मेरी आंख के सामने जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा नहीं यार, अपन ये नहीं करेंगे, हम गांधी को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का उसमें एक बहुत अच्छा लेक्चर था जो उन्होंने 11 मार्च 1930 को दिया था। उन्होंने कहा कि गुजरात जो आज पहल करेगा, गुजरात, इसमें कोई संदेह नहीं, यदि आज गुजरात पहल करेगा तो कल पूरा भारत उसको फॉलो करेगा। और जानते हैं दांडी यात्रा में आजादी की लड़ाई से बड़ी क्या चीज थी? शायद ही बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं, और मैं कोई टेस्ट भी नहीं ले रहा हूं। महात्मा गांधी ने उस पूरे मूवमेंट में सबसे ज्यादा शराबबंदी, छुआछूत और आर्थिक असमानता को लेके वो लड़ाई लड़ी थी, वो यात्रा शुरू की थी। नमक इसलिए चुना था कि नमक एकमात्र ऐसी चीज थी जो अमीर से लेके गरीब तक सबको टैक्स दे रहा था, इसीलिए उन्होंने उस यात्रा को चुना था। और जब मैं उस यात्रा पे गया तो उस पूरे दांडी तक की यात्रा में महात्मा गांधी जहां जहां रुके, जहां जहां उन्होंने छुआछूत और शराबबंदी को भाषण दिए। गुजरात में शराबबंदी है और मैं आपको जम्बूसर जगह का नाम ले रहा हूं, और मैं पहुंचा, मतलब इसको मुझे लगा कई बार, मैंने कहा यार शूट मत करना, मैंने मेरे कैमरामैन से कहा, क्योंकि वहां सामने ही शराब में गिलास रखा हुआ था, ऐसे जैसे गेट पे मेरे लिए रखा हो। हमने कोई ये कह देगा कि ये पत्रकार है जो झूठा है, इसने अपने से रखा होगा, वहां सामने रखा हुआ था। और वो भवन स्वराज भवन था, जिस दिन 1932 में 22 मार्च को उस भवन को राष्ट्र के समर्पित किया था। क्या इलाहाबाद का स्वराज भवन समर्पित किया गया, उसी जगह से 22 मार्च को राष्ट्र के नाम कहा ये भवन स्वराज भवन होगा, और जो इलाहाबाद का भवन है मोतीलाल नेहरू ने वो राष्ट्र को समर्पित किया। इतनी इंपॉर्टेंट जगह में शराब के ग्लास थे। जो यात्रा थी वो सोशल मीडिया पे मेरे फोटो पड़े हैं, वो शौचालय में बदल चुकी, और मैंने उसके बीच में, उनके बीच से चलते हुए मैंने कैमरे पे कहा कि मैं कैसे चल रहा हूं, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूं और मेरा पैर कहीं खराब ना हो जाए। ये राष्ट्रपिता की जगह है। तो क्या आपको नहीं जानना चाहिए? क्या किसी पत्रकार को नहीं जानना चाहिए? ये जर्नलिज्म नहीं है? अगर ये करोगे तो विश्वसनीयता पे संकट आएगा क्या? नदियों में क्या हो रहा है? कोई नदियों पे बात नहीं कर रहा। हो क्या रहा है? विश्वसनीयता की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आपने एक सेलेक्टिव ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म को चुन लिया। आप सोच रहे हैं कि नेता के पीछे भागना ही जर्नलिज्म हो गई। जर्नलिज्म बहुत एरियाज में है। सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं हमेशा, क्योंकि मैं मेरी समझ से कहता हूं, मैंने हजारों साल बाद इस देश को बात करते हुए देखा है। और जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो किसी को गाली भी देता है ना तो अच्छा लगता है। उसकी आवाज में घर की चाची मामी कहती जरा उसको बोलना दोबारा, वो गाली देता है तो आप हंसते हैं। तो ऐसे ही इस वक्त ये देश बात कर रहा है। हो सकता है इस देश में बात करते हुए हम उसको बच्चे की तरह देख रहे हैं, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको ऐसे ही देखता हूं कि इसकी तोतली भाषा में है तो मुझे ठीक। तो मैं अब मीडिया में मॉडरेटर हूं। मैं आपकी दी गई झूठ, आपकी नॉलेज, आपके झूठे कागज, उनको मैं सही साबित, उनको ये बता सकूं कि ये झूठ है, ये मेरी पत्रकारिता होगी। अब मेरी पत्रकारिता वो नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि तकनीक बदल गई है, समय बदल गया है, और बदले हुए समय में आप पुरानी चीजें नहीं करते। और अगर हमने ये बदलाव एडेप्ट नहीं किया तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी ये जो मीडिया आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कवियों और चारणों से अब सुनना बंद कर दिया, तो हम मीडिया से सुनना भी बंद कर देंगे। तो पत्रकारों के लिए ये बड़ा समय है, मतलब हमारे लिए बड़ा समय है कि हम ये बार बार देखें कि आखिर विश्वसनीयता को क्या हुआ। अब खबर कुछ मैं बताऊंगा सिर्फ, उसके बाद नदी तो ये हुआ कि विश्वामित्र नदी, नाम सुना है आप लोगों ने कभी?
विश्वामित्र नदी। दरअसल मैंने इस 18-20 साल में इतना घूमा है ये देश, इतने प्यार से देखा है, मुझे हर जगह से, और पिटाई भी तो यार एक गहना है ना प्यार से मारते हैं लोग तो कई बार पिटा भी तो वो, लेकिन ये देश जो है इतना खूबसूरत। मैं घूम रहा था वहां और चुनाव कवर हो गया। मेरे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े पत्रकार हैं, टीवी पे बार बार दिखते हैं, उन्होंने कहा यार वडोदरा कवर नहीं किया। तो मैं वडोदरा में बैठा था अभी इलेक्शन में, मैंने कहा कि हाँ यार कर तो रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो महल से लाइव करना है, महल से बेहतरीन, वहाँ गायकवाड़ महल बहुत शानदार महल है लक्ष्मी विलास, कहने वहां से खड़े होके पीटीसी कर देना, बहुत शानदार विजुअल आएगा। हमने कहा यार आएगा तो, कहने और क्या, कहने लगा वो जो नारायण सरोवर है ना, हमने कहा, कहने वहां कर लेना। फिर मैंने उनसे मुड़ के पूछा विश्वामित्र कवर किया क्या? कह रहे ये क्या है? अच्छा, हमने कहा यार तुम तो करके चले गए। अरे ये शहर तो विश्वामित्र नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी के नाम पे तो वडोदरा है ये, क्योंकि विश्वामित्र नदी यहां से बहती थी, ये शहर नदी के किनारे बसा, नदी ने उसको पानी पिलाया, नदी ने उनके जो रगों में खून दौड़ता है उसके लिए पानी दिया, और जानते हो वो शहर में नदी अब नाला है, शहर के बीच में से बहती है, 450 मगरमच्छ है उसमें, शहर के बीच में एक नाले की तरह बहती है। मैंने हंसते हुए कहा कि अच्छा तुमने विश्वामित्र कवर ही नहीं किया तो तुमने शहर कवर नहीं किया, क्योंकि तुमने उस शहर को जाना ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं कि वो कौन लोग थे। मैंने उसमें यही बोला कि ये नदी जब तक पाइप नहीं आए थे लोगों को जिंदगी देती थी, पाइप से पानी आया लोगों ने नदी को नाले में बदल दिया, मां को भूल गए। तो जर्नलिज्म, मतलब मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि हम लोग विश्वसनीयता के संकट से तभी तक गूंजेंगे जब तक हम डरने का रास्ता, क्योंकि हमको सवालों के सामने हमेशा डर लगता है। आप अभी मुझसे 5 सवाल करेंगे तो हो सकता है मैं, अब मैं आपको ऐसी खबरें मतलब 1-2 बताऊंगा, बाकी मुझे लगता है सर मेरा टाइम हो गया सर, मतलब हम लोग नहीं। अब मैं आपसे सिर्फ आप सोचिए, मैं डिस्कस कर रहा था सर से भी, वीसी सर भी थे, कह रहा था कि यार ये बताइए आरुषि मर्डर केस में इस देश ने कैसी पत्रकारिता की है यार? सॉरी, अच्छा ओके, मुझे लगा कि वो अभी से सवाल कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि सवाल से डर लगता है तो अब मैं आरुषि में, मैं खुद का आरुषि से भी पहले चलता हूं। पंढेर का याद है आपको? कोली वाला केस, वो जो बच्चों को मारने वाला केस नोएडा का, याद होगा, याद है ना? हाँ याद है, कोली वाला केस था, निठारी कांड। बस वो लोग लेके आए हमारे पास, अब हमने यार ये लोग कौन है, ये तो बड़े गंदे से लोग हैं, और वो बेचारे वो लोग मजदूर थे। टीवी और या जर्नलिज्म जो विश्वसनीयता संकट खड़ा हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये आप लोगों की तरफ से संकट नहीं, ये हमारे अंदर का संकट है, ये हमको देखना है, हमको अंदर से देखना है। ये अकेला आपको शायद मालूम पता नहीं कितना होगा, सिर्फ पत्रकारिता ऐसा धंधा है जिसपे कोई लॉ अभी तक नहीं, हमको सेल्फ रेगुलेट करना होता है, हम खुद करते हैं, सरकार की कोई हिम्मत नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती हमारा, तो फिर हम गलत कैसे करते हैं? सेल्फ रेगुलेशन है तो मेरा रेगुलेशन है ना, तो मैं पूछता हूं ना कि विश्वसनीयता है तो मुझे ठीक करनी है, कौन करेगा? आप तो घुस नहीं सकते मेरे अंदर, सरकार की कोई हिम्मत नहीं है, जब सरकार की कोई हिम्मत नहीं तो मैं ठीक क्यों नहीं करता हूं? टीवी को वो चेहरे चाहिए जो अच्छे लगते हो, जो मिडिल क्लास हो, वो लोग गंदे से वीडियोकॉन टावर में चढ़ के आगे, सॉरी मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, तो वो चढ़ के आ गए और वो बार बार कह रहे कि साहब ये हो गया, सर हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो लेके अखबारों की कटिंग लेके घूम रहे हैं, अखबारों में छप गया। फिर मैं एक छोटी सी बात बाद में जरूर कहूंगा सर, बीच में समय लेके, कि टीवी और अखबार दोनों अलग मीडियम है, इनको भी समझना चाहिए, इनका इकोनॉमिक्स समझना चाहिए, पूंजी को समझना चाहिए। आम आदमी नहीं समझता है, उसको जरूरी है, आम आदमी को समझना चाहिए ताकि वो खबरों को सही से समझ सके कि ये पत्रकार कहाँ झूठ बोल रहा है, वो समझ जाएगा अगर इकोनॉमिक्स समझेगा। अब वो कह रहे कि नहीं, मैंने मेरे बॉस के पास जाके कहा, क्योंकि किसान हूं तो थोड़ा सा वो डर हमेशा रहता है, मतलब वो दर्द रहता है। मैंने जाके कहा अपने बॉस को कि सर इनके बच्चे गायब हो गए, 18-20 है, एक ही जगह जाके गायब हो जाते हैं, वो पानी की टंकी है। तो उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमने कहा सर नहीं, हो तो मुझे लगा कि कई बार हो जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम हर बार ऐसी चीज लेके आ जाते हो, अरे पागल है, इसको कौन दिखाएगा? हमने कहा सर कोई नहीं दिखाएगा। तो चले गए, वो चले गए, हमने उनके हाथ में दिया, मैंने माफी मांगी, मैंने कहा जाइए आप, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। वो चले गए। उसके कुछ दिन बाद मैं एक स्ट्रिंग करने चंडीगढ़ में बैठा था, अचानक मेरे पास फोन आने लगा, कहा कि उनके नंबर दो। हमने कहा किसके? अरे कह रहे उन बच्चों के, वो जो उनके माँ बाप आए थे, धोबी और वो क्या क्या नाम थे उनके। तो मैंने कहा यार वो तो नहीं रखे मैंने। तो कह रहे फिर
बदतमीज, तुम दिमाग खराब है, तुम्हें पत्रकारिता नहीं। मैंने कहा सर उस दिन तो आती थी जिस दिन मैं लेके आया था, आज क्यों नहीं आ रही है? कह लगे नहीं, अरे वहां से कंकाल निकल रहे हैं, वहां नालों से कंकाल उसके घर में से निकल रहे हैं, तुमको पता नहीं इतनी बड़ी खबर होगी। और मुझे कहा अगली बस से वापस, अगली गाड़ी से अगले समय वापस आ जाओ, होटल के बाहर निकलो और तुरंत निकलो। अरे हमने कहा सर, कह ले अभी गाड़ी से निकलो। मैं आ गया, मैंने कवर किया, अलग बात है मैंने सब स्टिंग किए, वो छोड़ दिए, मैं उसको नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जिस चीज के लिए बात शुरू की, उन्होंने कहा कि मैं निकल रहा था, तो नकवी सर बहुत ही सीनियर सिटीजन जर्नलिस्ट हैं और सब लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नलिज्म में। तो मैं निकल रहा था तो अचानक एक प्रोग्राम चल रहा था, उस पर लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा, आज तक बड़ा है, आज तक बड़ा चैनल, बड़ा तो बड़ा चल रहा था कि क्या अंगों के अवैध कारोबार में भी शामिल थे। तो नकवी जी ने, मैं गुजर रहा था, अचानक उन्होंने कहा सुनो रे यहाँ आओ। मैं एक स्टिंग करके आया था चेन्नई में, मैंने 4 बड़े हॉस्पिटलों में किस तरह से किडनी दी जाती है, बेचते हैं गरीब लोग, वो सब मैंने खबर किया था, तो इसलिए उनको लगता था। उन्होंने कहा इधर आओ। मैंने सर यार ये चला रहे हैं, इस खबर को क्या करना है? हमने कहा, मैंने मुड़ के देखा तो मैंने हंसते हुए कहा कि सेम का बीज समझते हैं क्या? किडनी और सेम का बीज एक है क्या आपकी नजर में? तो एडिटर इन चीफ को आप ये नहीं कह सकते ना। सोचते हैं क्या मतलब? हमने कहा सर वो 11 से 12 साल के बच्चे थे, चूंकि मेरे पास पत्रकारिता में मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, तो 11 से 12 साल के वेल न्यूट्रिशियंस बच्चों की किडनी कोई ट्रांसफर बेच देगा और बिना किसी वो किए हुए, मैच किए हुए, इसका मतलब आपका रिपोर्टर साइंस का ABCD भी नहीं जानता है। और ये बात हकीकत है कि ज्यादातर लोगों का जर्नलिज्म में जो आए हैं साइंस से बहुत वास्ता नहीं है, वो बेसिक साइंस नहीं जानते हैं, लेकिन वो राष्ट्र को बता रहे थे। इसीलिए मैं तो स्वागत कर रहा हूं, मैं सवालों के सामने खड़े होने का स्वागत करता हूं। मुझे बार बार प्रूव करना होगा और मुझे लगता है कि अगर मेरे में दम है तो मैं करूंगा। अगर सोशल मीडिया आ रहा है तो आने दीजिए। विश्वसनीयता का संकट उनको होगा जिनको अपनी तैयारियों पे शक है। हम लोगों को अपने अंदर की उन ब्लैक शीप्स को निकालना है जो खबरों को डिस्टॉर्ट करते हैं, जो वाइफ स्वैपिंग की खबरें चला देते हैं, जिनको साइंस की नॉलेज नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि महाराणा प्रताप, रणथंभौर और मेवाड़ में, हमीर देव में और राणा रतन सिंह के बीच का क्या डिफरेंस है, वो कुछ भी चला सकते हैं। तो आपको उनके अंतर को पहचानना होगा। और मैं समझता हूँ मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय होगा, क्योंकि मैं तो बोलता रहूंगा मेरा कुछ नहीं है। लेकिन एक लाइन चूंकि वो थे, तो मैं सिर्फ मेरे लिए लिखी हुई कविता छोटी सी है जो मैंने ही लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, हाँ मैं वो भी ठीक है, वो जरूरी है, वो मैं चाहता था, वो लोगों से मैं हर जगह कोशिश करता हूँ, संवाद जब भी करने जाता हूँ। देखिए प्रिंट मीडिया, अभी स्वर्णकार जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि प्रिंट मीडिया में जर्नलिज्म के जिंदा रहने का एक बड़ा लॉजिक क्या है। क्योंकि इस देश के कुछ बड़े अखबार को छोड़ दो तो आप उसके इकोनॉमिक्स पे जाइए, जो 20, 30, 40 पेज का, उजन सर एकदम एग्जैक्ट आपको बताएंगे, जो 20, 30, 40 पेज का अखबार है उसको छोड़ दीजिए, तो जो 8 पेज का अखबार है, 4 पेज का अखबार है, वो मुश्किल से 3 या 4 रुपए में उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाती है, 3 रुपए। उसमें से वो आदमी खुद खरीद लेता है, जो मेन बायर, जो खरीदने वाला, यानी जो उसको कंज्यूम कर रहा है। 2 चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। टीवी में कंज्यूमर जर्नलिस्ट नहीं, वो नहीं है जो देख रहा है, वो हमारा कंज्यूमर नहीं है। आप मेरे कंज्यूमर है ही नहीं, आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी संख्या मेरे लिए मायने रखती है, आपका कोई वो नहीं, क्योंकि मेरा कंज्यूमर जो मुझे ऐड देता है ये टीवी है। यानी मेरे कंज्यूमर आप नहीं है, मेरा कंज्यूमर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो यार कोई ऐसा धंधा मुझे जरा आप सोच के बताओ, कोई ऐसा धंधा जो अपने जो कंज्यूमर है उसके अगेंस्ट चल सकता हो। मल्टीनेशनल कंपनी के हक में जाओगे तो गांव आदमी की बात कहां से उठाओगे दोस्त? गरीब आदमी कहां से आएगा? 100 करोड़ की पूंजी लगा के तुम दलितों की बात कर लोगे, तुम गरीबों की बात कर लोगे, उनके साथ एक जैसे हो जाओगे। ये डिफरेंस है, इसको समझना चाहिए कि टीवी का क्या मतलब है। टीवी पत्रकारिता का एक अलग फॉर्म है, और प्रिंट में वो 2 रुपए के अखबार में से जब वो खरीदता है 3 रुपए के अखबार को, तो 1.5 रुपया सीधा जाता है। 1.5 रुपया जाता है सर, 50% सीधा जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ 50% है, उसमें से 20 से 30% उसको सरकारी एड मिलता है। सरकारी एड मतलब वो हर एक अखबार को जो भी मिलता है वो हमारा पैसा है, मतलब उसी आदमी का पैसा है। इसीलिए जब आप वो खबर
जब आपके शहर में किसी को राह चलते हुए चाकू मार दिया जाता है तो भी 13वें पेज पे मिल जाती है ना, क्योंकि आपने पैसा दिया है और मालिक को मिला है, आपका रिश्ता है। टीवी में नहीं मिलेगी। टीवी में मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है ना, आप कंपनी को देना, कंपनी मुझे दे देगी, बात खत्म हो गई। आप मेरे लिए थर्ड है। इसीलिए ये इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है। इसीलिए कई बार आपको टीवी एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी पुअर पीपल दिखेगा, उसकी खबरों में ये दिखेगा, वो मजाक दिखाएगा। अखबार उस रास्ते पे चल पड़े क्योंकि उनको लग रहा था कोई सुन नहीं रहा था ना। भाई बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे क्या तस्वीर छपती है कि मिस्टर ललित मोदी जेट में घूम रहे हैं, ये खबर नहीं हो सकती। क्या प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है, या वो लड़की ने कौन अभी बच्ची है उसने कोई आंख ऐसे ऐसे किया, तेरा 14 लाख हो गया है ना, तो वो खबर मेरे लिए नहीं है ना, हो सकता है ये बच्चों के हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग जब भी किसी मीडियम को समझें तो उसकी इकोनॉमिक्स को ध्यान रखें। इस वक्त दौर उसी का है, बाजार का दौर है। गजीत सर कह रहे थे और संवेदनशीलताएं मरती हैं, लेकिन मुझे लगता है संवेदनशीलताएं रूप बदल रही हैं, क्योंकि इंसान है तो संवेदनशील तो रहेगा ही। क्योंकि अभी हम में से कोई यहां गिर जाए थिएटर में तो मैं एक भी आदमी को नहीं मानता कि वो उसकी तरफ नहीं भागेगा बिना ये जाने कौन है वो। तो इसका मतलब ये तो हमारा नैसर्गिक कैरेक्टर है ना यार, मदद करना, लोगों के साथ भागना, जुड़ना, संवेदनशीलता। हो क्या गया है कि उनके आकार बदले हैं, हमको वो समझने की जरूरत है। और मैं इस कविता के साथ खत्म करूंगा जो मैंने मेरे धंधे पे लिखी है। काले को काला, ये जर्नलिस्टों के लिए है इसलिए मेरी बुक की कविता है। काले को काला और सफेद को सफेद कहना। अब यहां से शुरू करूं कविता, ये टाइटल। काला वो बोले, भय से भीगी जनता चिल्लाई काला, लेकिन वो काला रंग नहीं था। मैंने हाथों से मली आंखें बार बार, दिमाग पर जोर डाला कई बार, लेकिन ये तो नहीं है काला। मेरे चारों ओर घिर आए वो लोग, जोर देकर उन्होंने कहा कि काला। ध्यान से देखा मैंने फिर, लेकिन ये नहीं है काला। थोड़ी धीमी हो गई थी मेरी आवाज। वो जिनकी तेज निगाह थी मुझ पर, उन्होंने कहा देखो ध्यान से। अचानक मुझे लगने लगा, हाँ वो काला ही तो है, वो काला ही तो है। भीड़ से आवाज मिलाकर मैं चिल्लाया, हाँ कितना काला। उसके बाद मुझे नहीं मिला किसी भी रंग में अंतर। जो वो देखते रहे मुझे भी लगता रहा वैसा ही। मैंने काले को सफेद, सफेद को हरा और हरे को लाल और नीले को कहा काला। और फिर मैं भूल गया मैंने किस रंग को क्या कहा। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं आज, मुश्किल हो रही है मुझे बोलने में। जल पूछ रहा है रंगों की किताब हाथ में लेकर, पापा जरा बताओ तो ये कौन सा रंग है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसको कौन सा रंग कौन सा बताना है। तो यही विश्वसनीयता है, यही विश्वसनीयता है। थैंक यू। अगर किसी का ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में बात करके गौरव का अनुभव करते हैं। राजस्थान विद्यापीठ, इंडियन यूनिवर्सिटी और राज्य संबोधित करते हुए रामपुर प्रमुख साहब से कि वे माला अभिलेख और प्रशस्ति पत्र देकर दुर्गानाथ स्वर्णकांता का सम्मान करें। विद्यापीठ, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विद्यापीठ स्कूल की यह संबोधिनी सभा श्रीमान दुर्गानाथ स्वर्णकार जी को सम्मान श्री की उपाधि से संबोधित करते हुए गौरवशाली महसूस करती है। महात्मा जी ने 1922 में किया था और ये द्वितीय संस्करण जो हमारे सम्मुख है उसका प्रकाशन माननीय कुलपति महोदय की ने करवाया है। ये विषय है कि रामायण जो कि रामायण कई प्रकार की रामायण पर प्राप्त होती है, उसमें से एक विशिष्ट प्रकार की रामायण है और जिसकी रचना माननीय कुलपति महोदय के गांव समारोह है, उसमें ग्रंथ विमोचित किए जाते रहे हैं। पहला राधे आराधे किया गया था, दूसरा भक्तावर सिंह जी का चेहरा प्रकाश किया गया था और अब की बात ये बाद में भक्तिधारा बौद्धिकता में बदल गई है। अब ये जालोर में रहे थे, इसका मैं एक छंद आपको सुनाता हूं। जब राम
सीता का हरण हो गया और राम को काफी करुणा आई, फिर गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा लोक यूं झारो सातो सागर फुकाए डारू, गिरियां ढहाए डारू, भूमि उलटाऊं में रंच में बिदारी डारो, दसो दिग्गपालन को खगन समेत शशि शूर ही गिराऊं में, नभते पाताल लेके कितहूं कहूं तो ने, रसिक बिहारी प्राण प्यारी सुधी पाऊं मैं, जान की न लाऊं तो पे क्षत्रिय ना कहूं, राम नाम पर धनुबाण ना उठाऊं मैं। ये इसमें सारे जो श्लोक थे वो इसी तरह से दोहा, दोपाई, पद्धति और सभी प्रकार के छंद इसमें हैं और वो रामचरित मानस से कमतर नहीं। मोहन सिंह जी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला के तहत हमारे बीच आज के प्रखर वक्ता श्रीमान धीरेन्द्र जी पंडित साहब, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं आप। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान दुर्गानाथ स्वर्णकार जी, वरिष्ठ सूचना अधिकारी भारत सरकार। आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विनोद जी गुर्जर साहब, कुल प्रमुख राजस्थान विद्यापीठ कुल, श्रीमान किशन जी दादी साहब, वरिष्ठ साहित्यकार और चिंतक, इस प्रोग्राम के प्रमुख सूत्रधार सम्माननीय उग्रसेन जी राव साहब, अध्यक्ष कविराव मोहन सिंह जी पीठ, प्रोफेसर जीवन सिंह जी खरकवाल, निदेशक साहित्य संस्थान, हमारे बीच सामने विराजमान हमारे विश्वविद्यालय के डीन पीजी मेहता साहब, आजाद शत्रु सिंह जी, आप उग्रसेन राव साहब के छोटे भाई हैं और इस शहर में देश के बहुत ही युवा और बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। पुरी साहब, हमारे विश्वविद्यालय के सभी डीन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और कविराव मोहन सिंह जी के सभी परिजनजन और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अपनी बात इन 8 वाक्यों के साथ शुरू करना चाहूंगा। अगाटी मेदपाटी क्षितितल मुकुटे चत्रकूटे चकुटे, एकलिंग गिरिराजधर ऋषभ देभुचार, सुब्रो सदा स्नेसु चार धाम में वार। ये ऐसी अनगिनत आर्षवाणियां हैं जो पूजित, वंदित और महिमामंडित होकर मेवाड़ की तवारीख में आत्मोत्सर्ग, शौर्य, उदात्त परंपराओं का ऐसा दुर्लभ दस्तावेज है जिसकी एक एक पंक्ति में त्याग और बलिदान समाया हुआ है। मेदपाट मेवाड़ केवल वीर वीरांगनाओं एवं त्यागी पुरुषों का ही एक जन्मस्थली और कर्मस्थली नहीं है, अभी तो यहाँ ये शौर्य स्थली अक्षर पुत्रों की भी महाजनी रही है और ऐसे अक्षर पुत्र कविराव मोहन सिंह जी को हम सशक्त नमन करते हैं और मेवाड़ के अक्षय पुत्रों की महती फरिश्त में मैं जनू भाई का नाम भी यहाँ लेना चाहूंगा और उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि जनू भाई ने राव मोहन सिंह जी को जांचा, परखा और उनसे अभिभूत हुए थे। मैं कविराव बख्तियार सिंह जी को भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो राव मोहन सिंह जी उनके परपौत्र रहे और बख्तियार सिंह जी को
मेवाड़ के 4 महाराणाओं स्वरूप सिंह जी, शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी और फतेह सिंह जी, इन सभी ने दरबारी कवि का गौरव प्राप्त किया था और दरबारी कवि से वो अलंकृत हुए थे। कविराज मोहन सिंह जी सभी भाषाओं को जानते थे, स्पेशली वो ढिंगल और पिंगल की बहुत ही ज़्यादा उनका वो रुचि थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही मानक ग्रंथ उन्होंने निकाला, पृथ्वीराज रासो, और उससे न केवल हम विद्यापीठ के बल्कि साहित्य के क्षेत्र से बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है। यहां तक कि मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनको पृथ्वीराज रासो की ओरिजिनल कृति देखनी थी, तो वो विद्यापीठ से ले गए थे और उन्होंने देखी थी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर, क्योंकि समय भी हो गया है और पूर्व वक्ताओं ने, स्पेशली पंडित साहब और स्वर्णकर साहब ने अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से, और वास्तव में सुबह में जब इनसे मिलने गया था गेस्ट हाउस में, तो आपका व्यक्तित्व, बहुत सी बार हमारी ये धारणा रहती है कि आदमी एक सर्टेन एज के बाद ही परिपक्व होता है, लेकिन जब मैंने आपसे मिला दोनों से, तो वास्तव में आप ज्ञान के भंडार हैं और जो एक परिपक्वता होनी चाहिए पत्रकारिता में, वो उससे कई गुना आप में है। और जो विषय हमने रखा था कि मीडिया और विश्वसनीयता, तो आपसे मिलने के बाद मुझे ये मजबूर होना पड़ा अपने आप ही सोचने के लिए कि इस विषय की कोई जरूरत नहीं थी, अभी कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है, जब हमारे देश में ऐसे पत्रकारिता के स्तंभ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्ञानवर्धन के साथ साथ बहुत ही प्रेरित हुआ कि हमें शिक्षक के रूप में हमेशा 3 से 4 घंटे पढ़ना चाहिए, और हमारी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उसके अलावा भी बहुत सी चीजें देखनी चाहिए, तभी हम परिपक्व हो पाएंगे। क्योंकि जमाना बदल चुका है, आए दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है और बदलाव हमारी आवश्यकता हो गई है और हमें उनके साथ साथ चलना है। और ये शुरुआत केवल शिक्षक ही कर सकते हैं, क्योंकि समाज के बाकी लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त होते हैं, लेकिन शिक्षक के माध्यम से जो हम भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। श्रीमान स्वर्णकर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि आज हमें प्रमाणिकता तभी मिलेगी जब हमारे पास समर्पण भाव हो। यदि आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, साथ ही आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अपनी बात या सच के लिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, आप कलम चलाएं। जो जैसे कहावत भी है, कलम में इतनी ताकत है कि तलवार की जरूरत ही नहीं है। तो समय यह है कि हम कलम के माध्यम से अपनी बात को कहें और वही बात सार्थक होती है। एक बहुत ही आपने हंसी मजाक के लहजे में बताया था कि सबका काम चलता रहे और हमारा भी चलता रहे, आपका भी चलता रहे, मतलब ये पूरी एक मिक्स इकोनॉमी चलती रहे। तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बात आप इतनी ही करो कि जितनी लोग सच भी मान ले और झूठ भी नहीं माने। इतना भी नहीं करना कि बात टोटली झूठी मान ले, इतना भी नहीं टोटली सच ही सच नजर आ जाए, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि इसमें इन दोनों का मिक्सर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कभी एक तरफ बात होती है तो उसका विरोध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें हमारे सामने हैं उनको हम अच्छी तरह से देखें, सभी पहलुओं को देखें और फिर अपनी बात को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही पंडित साहब ने
आप बहुत ही एक खोजी पत्रकारिता है ना, आपका जो बायोडाटा जब आपने पढ़ा था, तो वास्तव में हम देखते हैं कि जो अभी तक जितने भी जो इस देश में कारनामे सामने आए हैं, उसमें प्रमुख भूमिका आपकी रही है। सभी तरह की जो है चीजें हैं वो आपने खोज के इस देश के सामने रखे हैं और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करी है। जनता में एक विश्वास जगाने की कोशिश करी है कि कोई गलत है तो लंबे समय तक छिप नहीं सकता है। और ये भी आप है कि जो कुछ आप जब हम विश्वसनीयता की बात करते हैं तो मेरा स्वयं का यह मानना है कि जब तक हमारे अपने आप में ट्रस्ट नहीं है, हम अपने आप में विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब आप शुरुआत अपने आप से करें। और सिस्टम को चलाने के लिए दाजी साहब ने ठीक बताया कि जनचेतना भी होनी चाहिए, संवेदना खत्म नहीं होनी चाहिए। और एक बात अच्छी बताई कि संवेदना तो अपने आप ही इनबिल्ड है, ये अपने आप ही, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि हमें गिर जाता है तो किस तरह से लोग भागते हैं। तो आदमी कितना ही बुरा सोचे लेकिन कुछ चीजें स्वतः ठीक हो जाती हैं। तो ये हमारी हिंदू फिलोसॉफी है कि हम कितना ही इधर उधर सोचें, लोगों से भ्रमित हों, लेकिन अल्टीमेटली जब समय आएगा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और सही रास्ते चल देंगे। तो मेरे अध्यक्षीय उद्बोधन में ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी तरह से मीडिया की विश्वसनीयता पे कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपने आप ही ठीक होता है, बिगड़ता है, सुधरता है, फिर ठीक होता है। और अल्टीमेटली जो हमारे इस देश की सभ्यता और संस्कृति है वो ऐसी है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। कुछ दिन के लिए हम भटक सकते हैं लेकिन वापस हम सही रास्ते पे आते हैं। मैं एक बार पुनः हमारे दोनों मेहमानों का बहुत ही विश्वविद्यालय की ओर से और शहर की ओर से स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप दोनों इस तरह के प्रोग्राम में बहुत ही नए के बराबर जाते हैं। लेकिन हमारी पहली बार मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है, तो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और चूंकि हमारे मेवाड़ में एक परंपरा है कि जो एक बार हमारे से मिल लेता है वो हमारा हो जाता है। तो अब फ्यूचर में हम जब तब बुलाएं आप पधारते रहें और इस तरह से आशीर्वाद करें। जय हिंद।